नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी ने जो सीटेट का पेपर है हमारा यानी कि कल 7 जुलाई को हो गया है और आप सभी ने इसमें बेहतर यहाँ प्रदर्शन किया है। जी हाँ, उसी को लेकर हम आपके सामने यहाँ पर आए हैं और आज आपके सामने जो सीटेट के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों लेवलों का सीडीपी का यहाँ आपके सामने सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत ही सटीक आंसर की है। आप एनालिसिस करना है आपको कि आपने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चनों को यहाँ पर हमारे जो साइकोलॉजी कैंपस है वो क्लास आपने जो रेगुलर देखी है उनमें से कौन कौन से यहाँ आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ मिले हैं। जी हाँ साथियों, हमने लगातार पिछले 10-12 दिनों से ही हमने सेटअप किया है, तो हम यहाँ आपके सामने हर यूनिट की यानी कि टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पीवाईक्यूज हमने करवाए हैं। उनमें से बहुत लगभग मैं यूं कहूँ कि 10 से 15 के बीच में प्रश्न यहाँ हमारे मिले हैं। तो आप ये देख लीजिए कि 10-12 दिनों में हमने जो ये स्टार्ट किया है पीवाईक्यूज हमने यहाँ पर किया है, उसके अंदर से ही 10 से 15 क्वेश्चन लगभग आपको हमारे पेपर के यानी कि साइकोलॉजी कैंपस के इसमें मिले हैं और आप सभी ने अच्छे से यहाँ पर वीडियोस को देखा है और पेपर में बहुत अच्छे से आप करके आए हैं। तो साथियों 7 जुलाई को सीटेट का पेपर यहाँ हो गया है हमारा और उसकी आंसर की हम यहाँ शुरुआत करने वाले हैं। जुड़े रहे हमसे, बढ़ते हैं आगे की ओर। साथियों हम पहले करेंगे यानी कि भाग फर्स्ट लेवल 1 की हम बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट लेवल की हम पेपर सीडीपी का हम एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। एक मिनट, शामिल महसूस करते हैं यानी कि जो विद्यार्थी है कक्षा के अंदर या फिर विद्यालय के अंदर अब जो उसकी लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस कब करता है। आते हैं ऑप्शन के ऊपर, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है। जी नहीं, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पृथक नहीं किया जाता है। जो विद्यार्थी विद्यालय से चाहे उसकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा होती है या और भी जो होते हैं उसको विद्यालय के अंदर एक टीचर के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, नकारा नहीं जाता है। गतिविधियां उसके संदर्भ से संबंधित होती है। अभी देखते हैं, अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। जी नहीं, अधिगम का बल दोहराव रटने पर नहीं होता है, सीखने पर होता है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की जाती है। ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों? सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा कि गतिविधियां उनके संदर्भ से ही संबंधित होती है। बिल्कुल राइट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। इमोशनल जो होता है बच्चों को, संवेगात्मक सहारा बच्चों को देना चाहिए। कारण क्या कह रहा है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जो संवेग और संज्ञान होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। तो इसमें अभिकथन और हमारा कारण दोनों के दोनों राइट हो जाएगा। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? जी हाँ साथियों, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। सेकंड ऑप्शन दोनों ही है, राइट है। अगला प्रश्न, दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पर आपके सामने? जी हाँ, देखिए अगला प्रश्न है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, आमतौर पर सीखने की जो अक्षमता होती है और कठिनाइयां जो होती है वह
बच्चों में देखते हैं मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, जी नहीं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, देखते हैं एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि सीखने में अक्षमता, सीखने में अक्षमता हमसे पूछा है। और कठिनाइयां कब होगी, जब बच्चा अक्षर और वर्ण को लेकर एक भ्रम की स्थिति में यहां होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा है चौथा प्रश्न है, देखिए साथियों, कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हमने कहा था कि हर यूनिट में से, टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। तो प्रगतिशील यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारा यूनिट था उसमें से क्वेश्चन आया है। देखिए क्या क्वेश्चन आया है कि कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखते हैं फर्स्ट, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जी नहीं, उनके हाल पर छोड़ते नहीं हैं, उनके हाल पर छोड़ते नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये यहां गलत हो जाएगा। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, एक मिनट, ये स्क्रीन हमारी बार बार हिल रही है। उनके हाल पर छोड़ देते हैं, ठीक है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, जी नहीं, शिक्षक ज्ञान के प्राथमिक स्रोत नहीं है। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, जी हाँ। हमने कहा था कि प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसके अंदर अगर बच्चा विद्यालय के अंदर आ रहा है तो यहाँ टीचर जो कौन सी भूमिका निभाएगा, टीचर एक फैसिलिटेटर की भूमिका यहाँ निभाएगा, जी हाँ साथियों, ये बार बार फैसिलिटेटर की सुविधा यहाँ निभाएगा। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन थर्ड यहाँ हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गिफ्टेड बच्चे का प्रश्न आ चुका है, प्रतिभाशाली बच्चों, प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछा है। सही हमें पूछा है कि जो गिफ्टेड बच्चा है उनके संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए हैं, वो सही पूछा है, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, जी हाँ। देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता की जोखिम से मुक्त होते हैं, जी नहीं, गिफ्टेड बच्चा रिस्क लेता है और अच्छे तरीके से सीखता है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, ये जरूरी थोड़ी है। एक बात बताइए आप मुझे, क्या गिफ्टेड बच्चा है 140 प्लस उसका आईक्यू लेवल है, तो ये बताएं, अगर पढ़ने में कोई इंटेलिजेंट इतना सुपर ब्रिलियंट बच्चा है तो वह क्या सामाजिक क्षेत्र में इतना अवेयर होगा, जी नहीं। क्या साइंटिस्ट को हम देखते हैं तो क्या साइंटिस्ट समाज से जुड़ा हुआ रहता है, जी नहीं, वो बिल्कुल अपना एक शैक्षणिक क्षेत्र में आगे चला जाता है लेकिन सामाजिक क्षेत्र उसका पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो गिफ्टेड बच्चा सभी क्षेत्रों में अवेयर नहीं होगा। अगला है, प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह समायोजित करते हैं, जी नहीं। आपको पता है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली जो छात्राएं यहाँ पर होती है, वो अच्छी रैंकों पर यहाँ पे आते हैं, यानी कि IAS IPS और साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, तो वो क्या सुसाइड नहीं करते हैं, बिल्कुल। तो ये भी यहाँ नहीं होगा, सभी यहाँ खुश नहीं होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, जी हाँ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, जीन पियाजे का हमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जीन पियाजे का यहाँ पूछा है हमारे
पेपर में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित कौन सी क्षमताएं पूर्व सक्रियात्मक की यहाँ पर बात की गई है? किसकी बात की गई है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की हमें पूछा गया है कि विशेषता क्या है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की यहाँ पर विशेषता में पूछी है। कौन सी विशेषता है? यानी कि प्री जो ऑपरेशनल स्टेज है इसके अंदर बच्चा कौन सी एज में होगा? जी हाँ, हमें पता है 2 से 7 वर्ष के अंदर बच्चा इसमें होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रतीकात्मक खेल और जीवाद। बिल्कुल राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा कि जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है इसके अंदर बच्चा कल्पनाओं के माध्यम से और बच्चे के पास जो भी खिलौने होते हैं उनसे बच्चा एक प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। चाहे बच्चा अगर चोर पुलिस खेल रहा है तो वो पुलिस बन जाएगा और बंदूक हाथ में ले लेगा और चोर को मारने के लिए गोलियां चलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लड़कियां होती है वो गुड़िया को एक रानी बनाएंगी। इस तरह बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर बच्चे प्रतीकात्मक खेल और जीवाद के माध्यम से सीखते हैं। फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए साथियों, 7वां प्रश्न है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य हमें पूछ लिया है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें पूछी गई है। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस देखते हैं। छात्रों की जानकारी याद रखने को प्रोत्साहित यहां पर करना चाहिए। एक मिनट याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जानकारी को? बिल्कुल नहीं। देखते हैं, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। देखते हैं, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए या फिर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान और कौशल को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ, अगर यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे यानी कि संरचनात्मक चिंतन की हम यहाँ बात करेंगे, सृजनात्मक चिंतन की हम यहाँ बात करेंगे, तो एक जो बच्चा होता है वह समस्या समाधान को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करता है और उस कौशल को यहाँ पर बढ़ावा देता है। तो कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, आनुवंशिकता पूरी तरह एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। जी हाँ साथियों, हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अलग से टॉपिक लिया था, उसके अंदर बिल्कुल ये आया था। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है कि जो आनुवंशिकता 100% ही एक व्यक्ति के अंदर किसका निर्धारण करती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सेक्स का, जेंडर का, शैक्षणिक सफलता का, सीखने की शैली का। तो सीखने की शैली एनवायरनमेंट से बच्चा सीखेगा। जेंडर ये एक सामाजिक संरचना है, जेंडर आपको पता है। शैक्षणिक सफलता बच्चा विद्यालय में आता है तो वहां पर एनवायरनमेंट में बच्चों को शैक्षणिक सफलता यहाँ पर मिलती है। तो हमें पूछा है आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी का हमें पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा यानी कि सेक्स। तो सेकंड ऑप्शन इसमें एक ही है, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि ये किसका परिणाम है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर बच्चों में लंबाई यानी कि हाइट और वेट की यहाँ पर पूछा है हमसे, ये किसका परिणाम है? हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें हमने ये करवाया था। तो किसका है ये? संज्ञानात्मक परिवर्तन का? जी नहीं। गुणात्मक परिवर्तन का? जी नहीं। गुणात्मक परिवर्तन हमें पता है ये तो डेवलपमेंट का है। भावनात्मक परिवर्तन का? जी नहीं। ये किसका होगा? ये होगा साथियों मात्रात्मक परिवर्तन, क्योंकि हम हाइट को और वेट को माप सकते हैं, मेजरमेंट है, हम इसका मात्रात्मक मापन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? जी हाँ, खुद के पुनर्बलन के उपयोग द्वारा करते हैं,
या आत्मवाक्य प्रयोग के द्वारा करते हैं, या अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, या संतुलनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? हमने लेवाइगोस्की का अलग से टॉपिक यहाँ करवाया था, PIQs करवाए थे। उसके अंदर देखो मैं बताऊं आपको, वाइगोस्की के द्वारा 3 चीजों पर बड़ा फोकस किया गया था वाइगोस्की ने। एक तो समाज, एक संस्कृति और एक भाषा। तो भाषा के अंदर वाइगोस्की के द्वारा 3 प्रकार की भाषा यहाँ बताई गई है। एक तो इनर स्पीच, एक सांकेतिक भाषा और एक व्यक्तिगत भाषा। तो यहाँ कौन सी भाषा की बात की गई है? जी हाँ, यहाँ पर बात की गई है आत्मवाक्य यानी कि इनर स्पीच इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न है विकास के संदर्भ में, 11वां प्रश्न है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ सही है? कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। देखते हैं, विकास एक असतत प्रक्रिया है? जी नहीं, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, ये नहीं होगा। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। देखते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? जी नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। विकास जो हमने बताया था, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर आया था कि जो विकास होता है वह किस तरह होता है। विकास एक रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है। विकास एक वर्तुलाकार यहाँ होती है। कैसी होती है? स्पाइरल यहाँ होता है विकास। ये देखिए, स्पाइरल मैनर नॉट लाइनर। विकास एक लाइनर या निश्चित नहीं होता है, विकास एक वर्तुलाकार यहाँ होता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कक्षा 5वीं में, यहाँ पर 5वीं कक्षा के बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों को कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए? ठीक है, देखते हैं कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्या निर्देशित खोज का अपनाना चाहिए? देखते हैं, वीडियो दिखाना चाहिए? जी नहीं। अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास पैदा करने के लिए शिक्षकों को कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? वीडियो दिखाना चाहिए? जी नहीं। व्याख्यान विधि तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण? जी नहीं। कौन सा होगा इसके अंदर? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट, यानी कि निर्देशित खोज, गाइडेड डिस्कवरी यहाँ हो जाएगा। बच्चों को जितना हम करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कवरी खोज के माध्यम से सिखाएंगे, उतना ही बेहतर यहाँ हमें रिजल्ट मिलेगा, बच्चा उतना ही बेहतर सीख पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है आपके सामने, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? हमने यानी कि लिंग की मैं बात करूं, जेंडर का एक अलग यूनिट हमने एनालिसिस किया था, उसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। देखिए, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित यानी कि पहले ही जो हम बना लेते हैं दिमाग में, वह सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? डेफिनेट आंसर होगा सेकंड, जेंडर रूढ़िवादिता, वह हो जाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, समावेशी कक्षा की यहाँ बात हो रही है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं? जी नहीं, समान पाठ्यचर्या का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, करवाना भी नहीं है समान पाठ्यचर्या का पालन। प्रश्न है, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं? जी नहीं, हमेशा पाठ्यचर्या पर काम नहीं करते हैं। विशेष के सामान्य बच्चे भी हमेशा नहीं करते हैं। अगला है, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। बिल्कुल राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ऑप्शन होगा इसमें थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है हमें? देखिए, जो एक कक्षा है, समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा के अंदर सामान्य बच्चा भी बैठा हुआ है और जो दिव्यांग बच्चा है वह भी यहाँ बैठा हुआ है। तो इन सभी बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंट के अनुसार कक्षा के अंदर शिक्षक को ऐसा
टीचिंग लर्निंग यूज करना चाहिए, जिससे कि कक्षा में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो और इस बच्चा अच्छे तरीके से यहाँ सीखे। देखिए थर्ड ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और कक्षा की क्रिया में सभी यहाँ एक्टिव हैं, सभी क्रिया में सभी शामिल हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सामने स्क्रीन पर है, देखिए प्रश्न है साथियों, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? कौन सा अनुशासित दृष्टिकोण है? देखते हैं। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। देखते हैं, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो। असंबंधित, ये तो कट गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। देखते हैं, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना। क्यों नहीं देना? छात्रों को सहायता देना है, उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। छात्रों को अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ना नहीं है, कोऑपरेटिव करना है, कोऑपरेशन हमें करना है। तो कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ हमें यहाँ पर काम प्रदान करना है बच्चों को, वाइगोस्की के अनुसार। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है साथियों, हेंज की, यहां पर हेंज के बारे में पूछा है। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन ये उचित है। मना भी कर रही है लेकिन उचित भी बता रही है। क्या मानोगे आप इस क्वेश्चन के अंदर? यहाँ जो लॉरेंस कॉलबर्ग थे, इन्होंने हमें 3 स्तर बताए हैं और हर स्तर के अंदर 2-2 स्टेज हमें बताई है। 3 लेवल के अंदर 2-2 स्टेज यानी 6 स्टेजों की इन्होंने बात की है। तो किसकी, अब देखते हैं। यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय, यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय, सामाजिक सरोकार व विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, दंड की उन्मुखता, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता, स्वीकृति कानून। कौन सा होगा साथियों इसमें ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यांत्रिक विनिमय भी नहीं होगा, इन दोनों में से ही इसमें आंसर होगा। बताइए कौन सा होगा इसके अंदर? जहां तक मैं बता पाऊं आपको, थर्ड ऑप्शन इसमें मेरे को राइट लग रहा है, थर्ड ऑप्शन राइट लग रहा है, पर भी इसको हम थोड़ा इसमें रखेंगे, बाद में जब देखते हैं सीबीएसई वाले क्या मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, क्या हो देखते हैं। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में, यहां अंकों की बात हो रही है, अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? यानी कि अभी को यहाँ पर अंकों की समझ नहीं है, तो यहाँ अभी किसको, जो खराब प्रदर्शन यहाँ प्रदर्शन हुआ है वो किसको यहाँ पर ठहरा रहा है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। क्या योग्यता का अभाव की यहाँ पर बात की जा रही है? क्या यहाँ उस अभी की यहाँ किस्मत की बात हो रही है, या कार्य कठिनाई की हो रही है, या कोशिश की कमी हो रही है? यहाँ डायरेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कि इसके अंदर जो अभी है, अभी का इसमें योग्यता का अभाव यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न हमारा है, देखिए साथियों, यहां हमें कथन और कारण के बारे में पूछा है। कथन और कारण के माध्यम से हमें बताना है। देखते हैं अभिकथन ए, जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों के वाक्य यहाँ पर बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। देखिए हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, विभिन्नताएं होती है। कोई बच्चा एक समान, यानी कि मान लीजिए एक बच्चा है
6 महीने या 10 महीने में बोलना सीख रहा है, तो दूसरा बच्चा है वह 12 महीने से 16 महीने में बोलना सीख रहा है, तो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि वह दोनों सेम ही यहाँ पर हो। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का जो विकास होता है वह काफी यहाँ पर भिन्न हो सकता है। जी हाँ, हर बच्चे का जो व्यक्तिगत यहाँ पर विकास होता है वह भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग यहाँ होता है। तो यहाँ हम बात करें तो कौन सा होगा, इसके अंदर ए और आर दोनों राइट सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी इसकी हो रही है। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की करते हैं बात। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है। देखते हैं, यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। देखते हैं, ये खुला प्रश्न है, कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। देखते हैं, थर्ड ऑप्शन है, ये मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जी नहीं। यहाँ पर हमें पूछा है क्रिटिकल थिंकिंग, हमें पूछी गई है, क्रिटिकल थिंकिंग हमें पूछी गई है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर होगा? जी हाँ साथियों, यह हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। कौन सा? क्रिटिकल थिंकिंग। सृजनात्मक जो चिंतन होता है, चाहे मैं कहूं डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन होता है, वह जो उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को यहां बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न। अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता, जो कार्यात्मक स्थिरता होती है, कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। बिल्कुल बाधित है। कार्यात्मक स्थिरता अगर होगी तो बाधित होगी ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा? इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों सही है और व्याख्या भी यहां हो रही है। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न है अभिकथन, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। जी हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। बिल्कुल भी नहीं, ये नेगेटिव है। हमने बताया था कि जहां भी केवल शब्द आ जाएगा और मानकीकृत पाठ्यचर्या की बात होगी तो वह नेगेटिव है, वह नहीं होगा। तो यहाँ हम किसके साथ जाएंगे? देखिए साथियों, कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। तो कौन सा होगा इसमें? ए सही और आर, 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ए सही और आर गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देखिए बुद्धि के टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। हॉवर्ड गार्डनर, हर बार इसी का ही आता है, यहाँ इस बार भी हॉवर्ड गार्डनर का यहाँ पर पूछा गया है। हॉवर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि देखते हैं, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। केवल आ गया वापिस, बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल जहां भी होगा नेगेटिव है, नहीं होगा। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। जी नहीं, सभी लोगों की यहाँ पर बात नहीं होगी। पहले ये देख लेते हैं, बुद्धि केवल एक ही आयाम होता है। जी नहीं, हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं बुद्धि बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल यहाँ होती है। ये नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो बुद्धि होती है वह अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। जी हाँ, हमें गार्डनर के द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? बताओ। 8 प्रकार हमें बताए गए हैं। जी हाँ,
तो सबकी क्या होती है, अलग अलग योग्यता यहाँ पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति की तकनीकी नहीं है। प्रभावी स्मृति की तकनीकी इनमें से कौन सी नहीं है, देखते हैं। विस्मृति दोहराओ, विस्मृति दोहराओ, ठीक है। स्मृति सहायक विधियां, ठीक है। संकल्पना चित्रण, जी हाँ। रटना और दोहराओ बिल्कुल भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होना है। क्लास स्टार्ट किए थे उसी दिन हमने बताया था कि जो सीटेट का जो पेपर होता है, किस तरह के क्वेश्चन हमें आते हैं, कक्षा में किस तरह से बच्चों को हमें टीचिंग करवाना है। रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं करवानी है। तो कौन सा नहीं है, दोहराओ और रटने का इसमें नहीं है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण, अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है, कौन सा है बताएं। संकेत आधारित, छवि आधारित, या क्रिया आधारित, या क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। बिल्कुल इसके अंदर तीन यहाँ पर हमारे सामने हैं, तीन क्षमताएं हैं और एक सिस्टेमेटिक क्रम से बताई गई है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले क्रिया आधारित हो जाएगा, यानी कि एक्शन बेस्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन छवि आधारित, इमेजिंग बेस्ड हो जाएगा। और थर्ड यहाँ संकेत आधारित, यानी कि सिंबल बेस्ड यहाँ हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस बार ज्यादातर अभिकथन और कारण के प्रश्न हमारे सामने आए हैं पेपर के अंदर, सीबीएसई वाले। अब ज्यादातर आपको मैं बताऊं, अभिकथन और कारण तर्क वाले प्रश्न यहाँ हमें देने लग गए हैं, ठीक है। अभिकथन, अभिकथन क्या कह रहा है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निर्देश देने के बजाय बच्चों से बार बार प्रश्न पूछने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल राइट है, करना चाहिए, राइट हो जाएगा। कारण क्या कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित यहाँ करना। दोनों ही बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और दोनों की यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, दोनों पॉजिटिव बात कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिख रहा है हमें, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, ठीक है, गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है और रस्टी जैसा दिखता है, रस्टी जैसा ही उसको दिखता है, लेकिन वह एक अलग नस्ल का होता है। जो यहाँ जागृति को दूसरा यहाँ कुत्ता दिख रहा है, वह उसका जो कुत्ता होता है रस्टी उसकी जैसा ही है, लेकिन उसकी नस्ल यहाँ अलग है, नस्ल अलग है। उसे भी कुत्ता ही समझती है, उसे भी क्या समझ रही है, कुत्ता ही समझ रही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवधारणा को यहाँ प्रदर्शित करता है, कौन सी अवधारणा को प्रदर्शित करता है। जीन पियाजे ने हमें अच्छे से समझाया गया है कि जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है कि बच्चे के अंदर जो पूर्व धारणाएं होती है उनमें बच्चा अपनी नई चीजों को समायोजित करता है, तो वह क्या कहलाता है, असिमिलेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जी हाँ साथियों, असिमिलेशन इसमें हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है 27वां प्रश्न है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या फिर बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद
पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है क्या कहलाती है? जी हाँ, यानी कि अगर किसी भी बच्चे के साथ बाल्यावस्था के अंदर कोई भी घटना यहाँ पर घटी होगी तो क्या बालक उसको एक अपने आगे के जीवन में क्या उसको भुला सकता है? जी नहीं, उसको भुला नहीं सकता, लेकिन उसमें कुछ उसको परिवर्तन जरूर कर सकता है। तो ये कौन सी स्टेज की कौन अवधि की यहाँ पर बात हो रही है? देखते हैं। संवेदनशील अवधि, देखते हैं। सहज काल, जी नहीं। निग्नात्मक अवधि, जी नहीं। मूल काल, जी नहीं। इसमें हो जाएगा सेंसिटिव अवधि, यानी कि सेंसिटिव पीरियड की यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चे को एक सेंसिटिव में बनाना है। उसके साथ जो पहले क्या घटित हुआ है अब उसको आगे के जीवन में ऐसा नहीं हो, लेकिन बच्चे को क्या है कि उसके वातावरण के अंदर जो भी हो गया जो हो गया, लेकिन अब उसको एक बेस्ट एनवायरनमेंट यहाँ देना है और बच्चे का यहाँ पर डेवलपमेंट करना है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? यानी कि किसकी विशिष्ट पहचान है? बार बार, यानी कि एक ही चीज को बच्चा बार बार यहाँ बोल रहा है तो वह किसकी पहचान में बता रहा है? देखते हैं। मस्तिष्क पक्षघात की, जी नहीं। अधिगमनात्मक विकलांगता की, अधिगमनात्मक विकलांगता की, जी नहीं। आज स्क्रीन इधर से उधर भाग रही है। ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की, जी नहीं। ये हो जाएगा स्वलीन विक्रम विकार की, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यहां हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा इसमें। यानी कि जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं वो रिपीटेड करते हैं, बार बार दोहराव करते हैं किसी भी चीज का, यानी कि एक सेंटेंस या एक शब्द उन्होंने ले लिया तो उसका बार बार रिकॉल करना, बार बार दोहराना ऑटिज्म विद्यार्थी की डिसऑर्डर होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन की यहां पर बात हो रही है। देखते हैं। क्या मानकीकृत बुद्धि परीक्षण होगा? जी नहीं। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो का होगा? जी नहीं। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो यहाँ हो जाएगा, जो कि एक सतत और व्यापक मूल्यांकन की यहाँ पर बात होगी। कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो इसमें हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है। देखते हैं। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखते हैं। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है और अलगाव में रहता है? जी नहीं। सेकंड ऑप्शन तो कट जाएगा, अलगाव में बिल्कुल भी नहीं रहता है। अधिगम केवल कक्षा में जहां भी केवल दिख जाए उसको काट दो। औपचारिक शैक्षिक विन्यास, जी नहीं होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया जहां भी होगी, बिल्कुल निष्क्रिय वर्ड देखते हैं, मेरे ऑप्शन को काट देना है। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि रचनावादी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार जो अधिगम है यानी कि लर्निंग है वह निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। तो साथियों हो गए हमारे 30 के 30 प्रश्न जो इस बार सीटेट लेवल 1 के अंदर पूछे गए हैं। और पेपर कैसा लगा आपको? साथियों इस बार का पेपर की हम बात करें तो पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और नॉर्मल भी नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट पेपर था। हम इसको कठिन नहीं कह सकते और 2-4 क्वेश्चन ही केवल ऐसे थे जो जिनमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था और बाकी बचे हुए 25 से 26 प्रश्न ऐसे थे 30 में से जो आप देखते ही क्वेश्चन पढ़ते ही टिक लगाने वाले क्वेश्चन हमारे सामने आए थे। तो बहुत ही अच्छा पेपर आया था इस बार का। आप सभी ने बहुत अच्छा यहाँ पर किया होगा। आप सभी के यहाँ पर कितने स्कोर बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हमारे
30 में से लेवल 1 CDP के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, लगातार आप तैयारी करते रहें, इस बार आपका सीटेट जरूर पास होगा और आगे आने वाली भर्तियों के लिए आप तैयार हो जाएं। सुपर टेट बिहार के अंदर, DSSB के अंदर और KVS के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसियां आने वाली है, उसके लिए आप तैयारी यहाँ पर शुरू करें। और अन्य जो साथी हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिनका सीटेट इस बार नहीं होगा, उनको आप साइकोलॉजी कैंपस के बारे में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और सभी साथियों तक संदेश पहुंचाना है। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।